जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। बस आप लोगों को भरोसा करके विश्वास करके यहाँ जो कुछ भी बताया जा रहा है ये सारी चीज़ें अपने कॉपी में लिखना है और 2-3 बार अच्छे से वीडियो को देखना है। उसके बाद से आप लोग को पूरे प्रश्नों को याद करना है। देखो, मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ जितना भी जीके जीएस का प्रश्न आप लोग को बताऊँ वो पूरा का पूरा प्रश्न आंसर आप लोग को याद करा दूँ, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न यहाँ पर बताता हूँ ना कई बार उसको रिपीट करता हूं और एक हफ्ते में जितना भी क्लास कराता हूं उसका एक दिन रिवीजन कराता हूं संडे के दिन। तो जितना कोशिश मैं आप लोग को याद कराने के लिए कर रहा हूं ना उतना ही कोशिश आप लोग को भी याद करने के लिए करना है, तभी काम बनेगा, ठीक है ना। और जितने लोगों को असल में फौज में जाना है, इंडियन आर्मी में भर्ती होना है, तो वो लोग भर्ती का इंतजार ना करें। भर्ती आज नहीं तो कल आएगी मेरे भाई। हमारे बहुत सारे साथी पूछते हैं भाई नई भर्ती कब आएगी, किस महीने में इसका ऑनलाइन होगा। अरे मेरे भाई नई भर्ती आने दो ना। देखो, जितने लोग सिर्फ ये सोचते रहेंगे ना कि नई भर्ती आएगी तब तैयारी करेंगे तो उन लोग का 100% तैयारी नहीं हो पाएगा। नई भर्ती आ भी जाएगी, ऑनलाइन भी हो जाएगा और जितने लोग तैयारी किए रहेंगे वो लोग पेपर भी निकाल देंगे, दौड़ भी निकाल देंगे और एक दिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम भी आ जाएगा। और जितने लोग सोचेंगे जब भर्ती आएगी तब तैयारी करेंगे तो उन लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा, ना तैयारी हो पाएगा, कुछ नहीं अच्छे से हो पाएगा। फिर वो लोग अगली भर्ती का इंतजार करने लगेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप लोग ये तो सोचो ही नहीं कि नई भर्ती कब आने वाली है कब नहीं आने वाली है। बस तैयारी करो, पढ़ाई करो, ठीक है ना। बस पढ़ाई अच्छा होना चाहिए। देखो, नई भर्ती 2023 में तो नहीं आएगी, 2024 में आएगी और तब तक पूरा का पूरा जीके जीएस आप लोग को रट लेना है, ठीक है ना। इससे पहले मैं जीके जीएस का बहुत सारा क्लास करा चुका हूं और 10 सितंबर को जो इंडियन आर्मी रिलेशन वाला पेपर हुआ था मैं सिर्फ 25-26 को जीके जीएस का क्लास कराया हूं और उन्हीं सब क्लासों में से 24 से 25 प्रश्न लड़ गए थे। 30 को जीके जीएस का प्रश्न आता है ना, तो 24 से 25 प्रश्न पेपर में लड़ गए थे और मैं आप लोगों को लाइव दिखाया था। तो इसलिए आप सभी लोगों को अच्छे से पूरे प्रश्नों को देखकर लिखना है और याद करते जाना है, ठीक है ना। और बीसू सर जो मैथ का क्लास करा रहे हैं उसको भी आप लोग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो बहुत सटीक मैथ का क्लास कराते हैं। जो लोग समझे होंगे वो लोग तो हमेशा क्लास करेंगे और जो लोग सोच रहे होंगे ना कि नहीं पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा तो वो लोग नहीं करेंगे मेरे भाई। आप लोग देखना, अगर रेगुलर क्लास करते रहोगे तो मैथ भी आप लोग का अच्छा हो जाएगा और जीके जीएस भी अच्छा हो जाएगा और रीजनिंग तो आप लोग 5 में से 5 करिए लोगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्न के तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, कल्हड़, जयदेव और वेद व्यास। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। जयदेव इज राइट आंसर। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक, गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। आप लोग अपने कॉपी में इसको लिख लो, ठीक है ना। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट प्रश्न है, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। क्यूबा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार है। इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। हिरोशिमा दिया है, तारापुर दिया है, नागासाकी दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है। इसका राइट आंसर तारापुर हो जाएगा। तारापुर इज राइट आंसर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है, तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर है, ठीक है ना। अभी देखो, यहाँ आप लोग को एक बात और समझने का जरूरत है। ये जो हिरोशिमा लिखा गया ना, ये हिरोशिमा जापान में पड़ता है और अमेरिका हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम कब गिराया था, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जैसे हिरोशिमा पर जापान में जो पड़ता है परमाणु बम गिराया था, ठीक है ना। और नागासाकी पर भी जो अमेरिका है, जैसे ये नागासाकी भी जापान में पड़ता है और अमेरिका यहाँ भी परमाणु बम गिराया था। यहाँ 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। जिस टाइम द्वितीय युद्ध विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम की ये बात है, ठीक है ना। कुछ मतलब बाद चला था वो, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल से जानना पड़ेगा। लेकिन अभी आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो इतना याद रखो, ठीक है ना।
भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में है। और उसके बाद से ये जो हिरोशिमा है 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। इतना आप लोग को अभी जानना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्क की स्थापना कब हुई? 1885, 1985, 1987 और 1990। इसका राइट आंसर आपका 1985 हो जाएगा। 1985 इज राइट आंसर। सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। यूएनओ, हाफ काट में मैं आप लोगों को यूएनओ बताता हूं, और उसी का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। तो इससे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा ना तो गलती नहीं होना चाहिए मेरे भाई। जैसे यूएनओ का स्थापना कब हुआ? नहीं, यूएनओ का जो यहाँ पर पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष, यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। यहाँ पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। विजय लक्ष्मी पंडित इज राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है तो वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और करंट अफेयर्स का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक कहां आयोजित हुई? G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक कहां आयोजित हुई? कोलकाता, बेंगलुरु, नई दिल्ली और भुवनेश्वर है। इसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु इज राइट आंसर। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा रुपए का चिन्ह रुपए किस वर्ष में अपनाया गया? भारत सरकार द्वारा रुपए का चिन्ह रुपए किस वर्ष में अपनाया गया? 2009, 2010, 2011 और 2012। इसका राइट आंसर 2010 हो जाएगा। 2010 इज राइट आंसर। भारत सरकार द्वारा रुपए का चिन्ह रुपए किस वर्ष में अपनाया गया? तो 2010 में अपनाया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डेवलप प्रोजेक्ट, गूगल ड्राइव प्रोटेक्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज राइट आंसर। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, याद कर लेना, अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट आंसर। राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। विश्व का बात किया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, कालाहारी, गोबी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सहारा हो जाएगा। सहारा इज राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2019 के पहले जितना भी इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाता था उसमें यह प्रश्न जरूर पूछा जाता था कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, पंजाब, अमृतसर, कर्नाटक और बिहार है। इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। पंजाब अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में पंजाब आएगा
पंजाब पर ट्रिक मार देना है, अगर अमृतसर आएगा तो अमृतसर पर ट्रिक मार देना है। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट प्रश्न है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? नदी से एक प्रश्न पूछा जाता है, नर्मदा, गंगा, माही, गोदावरी। इसका राइट आंसर माही हो जाएगा, माही इज राइट आंसर। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? तो ये माही है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। सब विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा जा रहा है, पूरे विश्व का बात किया जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर इज राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, अपने कॉपी में आप लोग लिखते जाना। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बुध, शुक्र, मंगल और शनि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा, शुक्र इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 15 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। और हमारे कुछ साथी लोग बोल रहे थे कि नीलेश भाई जब आप क्लास कराते हो तो थोड़ा स्लो कराया करो, क्योंकि जैसे जब मैं लिखता हूँ ना तो वीडियो बार बार स्टॉप करना पड़ता है, बार बार स्टॉप करना पड़ता है। तो मेरे भाई मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का टाइम भी थोड़ा बच जाए और हमारा टाइम भी थोड़ा बच जाए, इसलिए मैं जिस तरह से मतलब पूरा छपरा एक्सप्रेस जैसा खतरनाक वाला क्लास कराता हूँ, इसलिए मैं धीमे धीमे क्लास नहीं कराता हूँ। मैं देखा हूँ यूट्यूब पर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में 15 प्रश्न, 20 प्रश्न कराया जाता है, 30 प्रश्न कराया जाता है, लेकिन मैं 15 से 18 मिनट के अंदर में 30 प्रश्न करा देता हूँ। और ये 30 प्रश्न खोजने में भले से 3 घंटा लग जाता है, लेकिन मैं 15 मिनट 20 मिनट के अंदर में करा देता हूँ। जो स्टूडेंट समझने वाले हैं वो समझते होंगे और जो स्टूडेंट नहीं समझने वाले होंगे वो नहीं समझते होंगे। उनको लग रहा होगा पता नहीं पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। मेरे भाई याद किए रहोगे तभी पता चलेगा, जब याद किए करके जाओगे ना तभी पता चलेगा कि हाँ ये पढ़ाया गया था। जब याद ही नहीं रहेगा तो फिर पता कहाँ से चलेगा। तो याद करते रहो, ठीक है ना। अभी चलते हैं सामान्य विज्ञान की तरफ। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? चना, चावल, गेहूं और मक्का। कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज्यादा मात्रा किसमें होती है? तो ये चावल में होती है, चावल इज राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज्यादा मात्रा चावल में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी और रिकेटस है। इसका राइट आंसर रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। ये प्रश्न मैं कई बार करा चुका हूँ। ग्रासनी, ग्रास नली, छोटी आंत और आमाशय। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, छोटी आंत इज राइट आंसर। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। नेक्स्ट प्रश्न है, केचुए का उत्सर्जी अंग है? मेल, पीघी, नालिका, नेफ्रेडिया, त्वचा और वृक्क। केचुए का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो ये नेफ्रेडिया हो जाएगा। पहले जब इंडियन आर्मी का प्रश्न बनता था ना तो उसमें पूछा जाता था कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है। मैं देखा हूं ओरिजिनल क्वेश्चन में देखा हूं कि ऐसा बहुत बार पूछा गया है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है। तो किसान का मित्र केचुए को कहा जाता है। केचुए का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो नेफ्रेडिया है। केचुए का उत्सर्जी अंग कौन सा है? नेफ्रेडिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन, एड्रिलिन, इंसुलिन, थाइमोसिन। इसका राइट आंसर इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन इज राइट आंसर। शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क, मेरुरज्जु, अनुकंपी और परानुकंपी। इसका राइट आंसर मेरुरज्जु हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं?
मेरु रज्जु में पाए जाते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? मेरु रज्जु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम कोलोन किस जीव का बनाया गया था? सर्वप्रथम कोलोन किस जीव का बनाया गया था? गाय, बकरी, भेड़ और भैंस। इसका राइट आंसर भेड़ हो जाएगा। भेड़ इज राइट आंसर। सर्वप्रथम कोलोन किस जीव का बनाया गया था? भेड़ का। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों से होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। मानव में शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों से होता है? तो माता या पिता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पिता हो जाएगा। पिता इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवश्रवय, अश्रवय, अपराश्रवय और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर पराश्रवय हो जाएगा। पराश्रवय इज राइट आंसर। इस प्रश्न को आप लोग एक बार सर्च मार के देख लेना, इसमें हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है ना। इस प्रश्न को आप लोग देख लेना। वैसे मैं पढ़ा हूँ लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में पढ़ रहा हूँ, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। और जब आप लोग सर्च मार के देखोगे ना तो हो सकता है आप लोग को अच्छे से ये प्रश्न याद हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर की गति होती है। ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर की गति होती है रेखीय गति, घूर्णन गति और विद्युतीय गति, आवर्त गति। इसका राइट आंसर रेखीय गति हो जाएगा। रेखीय गति इज राइट आंसर। और एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, जो अगला वीडियो बना था कल वाला, मैं बोला था कि पहलवान भाई टाइपिंग करता है, पहलवान भाई के नाम से एक जयकारा लगा दो। तो मुझे नहीं, जैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो भगा कर देखते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग पहलवान भाई का नाम लिए थे यार, जय हिंद पहलवान भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखे थे। तो पहलवान भाई एकदम खुश हो गया था, ठीक है ना, उसका दिल एकदम गदगद हो गया था। मतलब सुबह से तारीफ कर रहा था, देखो ये भाई दिखा रहा था, देखो ये भाई ऐसा कमेंट किया है, देखो ये भाई ऐसा कमेंट किया है। आप सभी लोगों का कमेंट पहलवान भाई देखता है, ठीक है ना। जब भी उसके नाम का कमेंट कर दोगे तो दीवाना हो जाएगा। वो देखते रहता है, चेक करते रहता है कौन भाई हमारा नाम लिया है, फिर देखता है नाम पढ़ता है तो खुश हो जाता है, ठीक है ना। तो पहलवान भाई को खुश करते रहो। दूध से क्रीम का अलग होने का कारण है अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रक बल, संसंजक बल, आसंजक बल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अपकेंद्रक बल हो जाएगा। अपकेंद्रक बल इज राइट आंसर। मैं पहलवान भाई को खुश करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ना, आप लोग खुश करोगे तो 30 प्रश्न को बढ़ाकर 45 प्रश्न कर देगा, 50 प्रश्न कर देगा और काफ़ी खतरनाक वाला प्रश्न करेगा, ठीक है ना। अभी वो सुन नहीं रहा है लेकिन आप लोग कमेंट कर देना उसके नाम का। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के जनक हैं डोबरी, नर, न्यूलैंड और मेंडलीफ और मोजले। इसका राइट आंसर मेंडलीफ हो जाएगा। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ हैं। मेंडलीफ इज राइट आंसर। और एक बात और बता दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं चढ़ा देना पहलवान भाई को, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं चढ़ाना, थोड़ा बहुत चढ़ाना। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम है। इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम इज राइट आंसर। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पर्णहरित में मैग्नीशियम पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि लाल दवा का रासायनिक सूत्र है। ये पहले का इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? KOH KMNO4 है। यहाँ KMNO4 रहेगा, H नहीं रहेगा, ठीक है ना। KMNO4 रहेगा। और यहाँ FeS2AgNO3। इसका राइट आंसर KMNO4 हो जाएगा, ठीक है ना। KMNO4 हो जाएगा। लाल दवा का रासायनिक सूत्र है KMNO4 है। अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और अपना आप लोग एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते रहना, मतलब हमारा एक्सपीरियंस आप लोग बताते रहना, ठीक है ना, कि मैं किस तरह से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरा कमी कहाँ पर है, मेरा अच्छाई कहाँ पर है। जब आप लोग बताओगे तो उसी के हिसाब से मैं सुधारने का कोशिश करूँगा ना। वैसे मैं भी क्लास करता हूँ बहुत सारे लोगों से, तो मैं देखता हूँ मतलब 1-1 घंटे का क्लास रहता है, 50-50 मिनट का रहता है, 1 घंटे 10 मिनट का रहता है, और इसमें प्रश्न 20 से 25-30 रहते हैं। लेकिन मैं तो बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत छोटा में बताता हूँ। तो वैसे तो शिकायत नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग अपना कमेंट करके अपना राय जरूर देना, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं।
वीडियो में जितने लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, आप लोग देखना आप लोग का इंडियन आर्मी का पेपर निकलेगा, और जितने लोग नई भर्ती के इंतजार में बैठे हैं ना, वो लोग बैठे रह जाएंगे, फिर दूसरी भर्ती के इंतजार में बैठेंगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो, वर्दी चढ़ेगी, ठीक है ना। जय हिंद।